कैसे हैं आप सभी। मैं धवल आमेटा एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संकल्प कोचिंग क्लासेस कुराबड़ पर। हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है क्लास 10 की, जिसमें हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए स्टार्टिंग के और 9वां टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुपद और प्रायिकता वाला जो चैप्टर है पीछे के, वो मैंने पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। आज अपन टॉपिक 6 त्रिकोणमितीय वाला परिचय जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 6ठे टॉपिक में सिर्फ मैं आपको सारणी याद रखने का तरीका बता देता हूँ, कैसे सारणी को याद रखा जाता है और किस टाइप के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसमें अपन उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको चैप्टर जो 7वां है उससे संबंधित भी कुछ बातें आपको यहाँ पर बोर्ड पर बता दूंगा। तो आज का हमारी जो क्लास रही, जितना समय मिला हमारे को, उसमें अपन कोशिश करेंगे 6ठा चैप्टर तो ख़त्म करने की, लेकिन साथ में ही अपन 7वां टॉपिक भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों टॉपिक को साथ में लेते हैं, क्योंकि 6ठे टॉपिक से प्रश्न बैठता है, 7वें टॉपिक से भी एक तो पूरक मान वाले से प्रश्न बैठता है और एक ही 7.1 से सिद्ध करने से प्रश्न बैठता है। अपन दोनों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक 6 से। शुरुआत करते हैं टॉपिक 6 से। सबसे पहले टॉपिक 6 का जो नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपन बेसिक उसकी जानकारी ले लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात होते हैं और त्रिकोणमितीय के अंदर एक त्रिभुज का लिया जाता है उपयोग में। उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पर बनने वाले कोण को 90 डिग्री कहते हैं और यहाँ एक कोण होता है जिसे कहते हैं थीटा। समकोण त्रिभुज में जो कोण जितना बड़ा होता है उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होती है। यानी ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो बड़ी होगी, उसको कहते हैं कर्ण। इसके अलावा 2 भुजा बच जाती है और दोनों भुजा को कहते हैं आधार और लंब। तो जब आधार ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, इसलिए आधार ये कब होता है और ये आधार कब होता है उसके लिए याद रखना कि 90 डिग्री और थीटा, 90 डिग्री व थीटा के बीच बनने वाली, मतलब 90 डिग्री व थीटा के बीच की जो भुजा को कहते हैं अपन आधार, और बच जाता है ये लंब। अगर समकोण त्रिभुज मेरे पास इस तरह से हुआ, जिसमें ए, बी और सी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, यहाँ थीटा कोण नहीं बनकर थीटा कोण यहाँ बन रहा है, तो कर्ण तो ये वाली भुजा ही कहलाएगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को अपन क्या कहते हैं, कर्ण। लेकिन अब 90 डिग्री और थीटा यहाँ बन रहा है, इसका मतलब आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। आपको ये पता करना पड़ेगा कि थीटा कोण कहाँ बन रहा है। 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री तो आपको जहाँ एल शेप दिख जाता है वो 90 डिग्री, लेकिन थीटा कोण कहाँ बन रहा है, थीटा एंगल कहाँ बन रहा है, उस भुजा को अपन क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इस त्रिभुज में ये आधार होता है, इस त्रिभुज में ये आधार होता है और ये लंब होता है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात में यहाँ लिख देता हूँ सीधा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोजेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। और 6 अनुपात को कैसे लिखा जाता है? 6 अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोजेक थीटा होता है। साइन थीटा का मतलब जो होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात में ये 6 अनुपात याद रखना। और 6 अनुपात के अलावा आपको एक चीज़ याद रखनी है जिसको अपन कहते हैं लाल कक्का। लाल कक्का के अंदर ये जो है एल अपॉन के, ये साइन थीटा को बताता है, ए अपॉन के कोस थीटा को बताता है, एल अपॉन ए टेन थीटा को बताता है। और इसका अगर अपन उल्टा कर देंगे तो साइन का जो रिवर्स होता है वो होता है कोसेक, कोस का जो रिवर्स होता है वो होता है सेक, और टेन का जो रिवर्स होता है वो होता है कोट। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण हो जाता है, एल अपॉन के, ठीक है। कोस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, ये आप सभी जानते हैं। टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलवाने के लिए लिख रहा हूँ
कोट थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, आधा टेन का, तो अपन लिख सकते हैं आधार बटे लंब। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधा, और कोजेक थीटा होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब दोस्तों ये आपको अनुपात याद रखना है, और अनुपात में आपको ये चीज़ याद रखनी है, एल ए एल के लाल कक्का याद रखना है कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा को, आधार बटे कर्ण कोस थीटा को, लंब बटे आधार टेन थीटा को बताता है। अब यहाँ पर ये बेसिक चीज़ कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद जो आता है, अब जैसे एक फॉर्मूला भी हो जाता है कि कुछ फॉर्मूले जो है वो 7वीं प्रश्नावली के अंदर है। इस चैप्टर 6 के अंदर सिर्फ आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने, किसका मतलब क्या होता है, किसका रिवर्स में क्या होता है, और सब मिला के सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है, एक सूत्र याद रखना है आपको, और वो है लाल कक्का। अगर मैं इंग्लिश में इसको बताऊं तो लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पर बता देता हूँ, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथिनस। अगर इसी पर्टिकुलर इसी बेस पे अपन ये बनाए तो लंब बटे कर्ण यानी P, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को B और लंब को P अपॉन HB, यानी इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, लाल कक्का तो है ही है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, PBP अपॉन HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि टॉपिक 6 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमारी उसकी सारणी। सारणी को कैसे लिखा जाता है, सारणी को कैसे याद रखा जाता है, क्योंकि परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न उससे सारणी से संबंधित आते हैं। अगर हमें सारणी याद है तो अपन उसके जो प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं वो अपन हल कर सकते हैं। तो सारणी इस टॉपिक 6 की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और परीक्षा के अंदर आपको सबसे पहले जाते ही एक छोटी सी सारणी बना देनी है आपकी सुविधा के अनुसार, ताकि आपको कोई मान गलत नहीं हो। अब सारणी कैसे बनाते वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन सारणी। अब अपन सारणी देखते हैं, सारणी कैसे बनाते हैं। मैंने आपके सामने सारणी लिख रखी है, ऐसी की ऐसी सारणी आपको वहाँ पर बनानी है। अब सारणी को कैसे याद बनाया जाता है, कैसे याद रखा जाता है, इसमें सिर्फ 5 अनुपात होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। इसके अंदर 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। जैसा कि मैंने पहले बताया था, साइन का अपोजिट जो होता है वो कोसेक होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कोट थीटा होता है। सिर्फ आपको सारणी में सिर्फ आपको 3 मान याद रखने, 3 अनुपात के मान याद रखने, एक तो साइन थीटा, एक कोस थीटा और एक टेन थीटा। इसके अलावा आपको एक भी अनुपात का मान याद नहीं रखना, सिर्फ यही याद रखना। अपने आप सारी पूरी टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी सारणी को मैं आपको इसी वीडियो में हाथ पर निकालना भी बताऊंगा कि हाथ पर कैसे मान निकाला जाता है, आपको परीक्षा में सारणी नहीं बननी पड़े। अब दोस्तों सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सारणी को कैसे याद रखा जाता है। जैसा कि हम मार्केट में जाते हैं, मम्मी बोलती है घर पर, या कोई भी घर पर एक सदस्य बोलता है कि आप बाज़ार में जाइए, और बाज़ार में जाने पर आप कुछ सामान खरीद के लाइए। जैसा 1 किलो सामान, 2 किलो सामान, पाव भर, ऐसा। तो आपको इस सारणी को बनाने के लिए आपको बस बाज़ार में जाना पड़ेगा, और बाज़ार में जाके दुकान वाले को बोलना पड़ेगा 0, यानी ये 0 किलो हो गया, ठीक है, 0 पाव आधा, 0 पाव आधा, पौन और 1, ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 0 पाव आधा पौन 1, या फिर 0 पाव आधो पौन 1, ऐसा भी याद आप रख सकते हैं। तो 0 पाव आधा पौन 1, इसको याद रखना, और कुछ भी याद नहीं रखना है। 0 पाव आधा पौन 1। अब क्या करना है, सिर्फ साइन थीटा का मान बता रहा हूँ, ये सारे 5 अनुपात 1 सेकंड में आ जाएंगे। 0 पाव आधा पौन 1, उसके लिए अब क्या करना है, ये मान लिख दिए, इन सभी मानों का आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। कैसे किया जाता है वर्ग, जैसे 0 का वर्ग किया तो हमारे पास कितना वर्गमूल ये किया तो कितना आ गया 0,
1/4 का अंडर रूट निकाला तो कितना आ जाएगा 1/2। तो यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। 1/2 का अंडर रूट किया तो कितना है 1/2। ये हो गया साइन 45 का मान हो गया 1/2। 3/4 का अंडर रूट किया तो अंडर रूट 3 कितना आ गया 2। तो साइन 60 का मान आ गया अंडर रूट 3/2 और 1 का वर्गमूल लिया तो कितना आ गया 1। यानी साइन की टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। वो भी किससे कंप्लीट हो गई 0 पाव आधा पौन 1 से कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास साइन का टेबल आ गया है, साइन का टेबल आ गया, कोस का टेबल निकालना होता है। कुछ भी नहीं, रिवर्स लिख दीजिए, इसके सारे मान को कहाँ लिख दीजिए आगे लिख दीजिए कोस, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, फिर हो जाएगा 1/√2 और फिर हो जाएगा 1/2 और 0। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। साइन की टेबल आपने निकाल दी, कोस की टेबल आ गई। टेन की टेबल कैसे निकाली जाती है? टेन की टेबल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। साइन थीटा के अंदर जब कोस थीटा का भाग देते तो क्या आता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। यानी 0 में 1 का भाग देंगे, 1/0 करेंगे तो कितना आता है इन्फिनिटी। ये याद रखना कि किसी भी संख्या का भाग जब 0 में दिया जाता है तो किसी भी संख्या का भाग 0 में दिया जाता है तो 0 बार जाता है। यानी 0/1 कितना होता है 0 और संख्या के अंदर 0 का भाग दिया जाता है। ये चीज़ याद रख लेना 0/1 बराबर 0 और 1/0 बराबर इन्फिनिटी। ये एक चीज़ उदाहरण के हिसाब से याद रख लेना। 1/2 और अंडर रूट 3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3। तो 10/30 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना 10/30 की वैल्यू जो हो जाए 1/2 के अंदर अंडर रूट 3/2 का भाग देना आपको, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब 1/√2 के अंदर 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। अंडर√3/2 के अंदर 1/2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अंडर√3। 1/0 करेंगे और 1/0 करेंगे तो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। यानी 0 पाव आधा पौन 1 से साइन थीटा का मान निकल गया। इसके सारे मान को उल्टा कर दिया, कोस थीटा का मान निकल गया। साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग दिया, टेन थीटा का मान निकल गया। अब दोस्तों देखो कोट का मान निकालना है, या तो इसका उल्टा कर दो नहीं तो इसका रिवर्स लिख दो। तो कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, कोट 30 की वैल्यू अंडर√3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 और कोट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कोट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब आपको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का। 1 का उल्टा करेंगे तो 1, अंडर√3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो अंडर√2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 और 0/1 इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/0। यानी 1/0 को आप क्या लिख सकते हैं 1/0 को हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी। अब कोजेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, इसलिए हमने इसको लिख देते। फिर ये हो जाएगा 2 अंडर√2, 2/√3 और 1। यानी ये पूरी एक टेबल हो गई 0, 30, 45, 60 के साइन के सभी के अनुपात के मान निकालने के लिए। और मान निकालने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी, क्या बाजार में जाना है 0 पाव आधा पौन 1, इन सभी का वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ साइन थीटा की याद रखनी है, निकल जाती है अपने आप, सारी निकाल सकते हैं। और भी आसान सा तरीका बता सकता हूँ। साइन 45 का मान देखो कितना 1/√2 और कोस 45 का मान देखो कितना 1/√2। टेन 45 और कोट 45 का मान देखो, सेक 45 और कोसेक 45 का मान देखो अंडर√2। यानी साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2। इन दोनों के ऊपर से एक एक उठाया, इन दोनों को यहाँ रख दिया, नीचे से अंडर√2 को उठाया, उन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये 45 की टेबल भी आपको याद हो गई। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात में जो सारणी होती है वो इस तरह से याद रखी जाती है। और सारणी आपको ज़रूरी याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण। अब इसमें जो सवाल आते हैं उन सवाल को देखने से पहले मैं आपको
ये जो पूरी टेबल मैंने आपके सामने बना रखी है, इसको अपन हाथ की हथेली, जो 5 उंगलियां है हथेली के अंदर, उन पर भी अपन उसका मान निकाल सकते हैं। मान कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हथेली पर त्रिकोणमितीय के अनुपात। अब अपन देखते हैं कि हथेली पर त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर हथेली बनी हुई है और हथेली के साथ ही मैंने इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिख रखे हैं कि कैसे ये फॉलो करता है। अब देखो कैसे मान निकाला जाता है। जैसा कि मान लीजिए मेरे हाथ की उंगलियां इस तरह है या इस तरह, जैसा कि मैंने चित्र में बना रखा है वैसे ही। इधर छोटी उंगली, फिर ये मध्यिका, अनामिका, ये तर्जनी और ये अंगूठा। यहाँ से अपन बात करते हैं, ये 0, 30, 45, 60 और 90 लिख दिया मैंने। 0, 30, 45, 60 और 90। मेरे हाथ की उंगली को भी देखते जाना और चित्र में भी देखते जाना। 0, 30, 45, 60 और 90। अब देखना दोस्तों, मैंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा कि साइन के मान निकालने के लिए आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, यानी घड़ी की दिशा के अंदर चलना पड़ेगा। कोस का मान निकालने के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। टेन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग देना पड़ेगा। ये तो 3 काम अलग अलग जिसका पूछा गया उसके लिए करना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है मैंने लिख रखा है नीचे। इम्पोर्टेंट काम क्या है कि नंबर ऑफ फिंगर का वर्गमूल लेकर उसके अंदर किसका भाग देना है, 2 का। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो साइन के लिए भी होगा, कोस के लिए भी होगा और टेन थीटा के लिए भी होगा। अब अपन देखते हैं, जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब कैसे, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद में कितनी उंगलियां, इसके बाद में एक भी उंगली नहीं बची, इसका मतलब 0 बच गई। उसका अंडर रूट कर दिया, 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया 0/2, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, जो हमने इससे पहले सारणी बनाई थी। साइन 45 की बात करते हैं तो कहाँ आ रहा है साइन 45, 0, 30, 45, 45 आ रहा है। साइन के लिए कैसे चलते, घड़ी की दिशा में चलते। साइन 45 यहाँ पर आ रहा है। अब आप चित्र में भी देख सकते हैं, साइन 45 यहाँ आ रहा है, इसके बाद में 2 उंगलियाँ शेष बची, वो 2 लिख दिया, उसका वर्गमूल लिख दिया, उसके अंदर 2 का भाग दे दिया। क्या साइन 45 का मान ये होता है, नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2/√2 इंटू √2। ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक इसी प्रकार अगर अपन इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू निकालते तो 0, 30, 45, 60 और 90, ये 60 है। ठीक है, अब 60 यहाँ पर है तो साइन के लिए निकाल रहे, कितनी उंगलियाँ शेष बची, 3 उंगलियाँ शेष बची, उसका वर्गमूल लिया, 2 का भाग दिया, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2। ये तो हो गया साइन के लिए। अगर अपन दोस्तों कोस के लिए देखते हैं तो सेकंड चीज़ मैंने इंस्ट्रक्शन सेकंड लिख रखा है कि कोस के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, यानी 0, 30, 45, 60, 90 तो है ये। कोस 30 की वैल्यू बात करते हैं, यानी कोस 30 यहाँ पर है, 30 के बाद में इधर चलना गणित की 1, 2, 3। ठीक है, उसका हमने कर दिया, 3 लिख दिया, उसका वर्गमूल ले लिया, 2 का भाग दे दिया, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, √3/2। कोस 60 की वैल्यू देखते हैं तो 0, 30, 45, 60 और 90। कोस 60 यहाँ पर है, घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, 1 उंगली बची, 1 लिखा, उसका वर्गमूल लिया, 2 का भाग दिया, तो कोस 60 का मान कितना आ गया, कोस 60 का मान कितना आ गया, 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे 10 के मान देखते हैं। 10, 30 की वैल्यू पूछ दी दोस्तों। अब 10, 30 की वैल्यू निकालने के लिए हाथ पर क्या करना पड़ेगा, हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी। 0, 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये साइन 30 की वैल्यू। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, √3/2, 2 से
2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 1/√3 और tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन हाथ की हथेली पर या हाथ की 5 उंगलियों से भी त्रिकोणमिति के अनुपात अपन निकाल सकते हैं। अपनी कॉपी के अंदर आप ये हाथ की हथेली वाला चित्र भी बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं इस पर सवाल। फर्स्ट सवाल sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। दोस्तों आज अपन नॉर्मली ऐसे ही 1-2 सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल जो हमारी क्लास रहेगी, अगर आज समय रहा तो अपन वो प्रश्न भी देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आज समय हमारी क्लास का समय पूरा हो जाता है तो अपन बोर्ड परीक्षा के अंदर जो सवाल आए उसकी क्लास अपन कल पार्ट सेकंड के अंदर ले लेंगे। अब sin 60 हमारे को कुछ भी नहीं करना, सीधे मान लिखना। हम जानते हैं sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। यानी sin 60 की वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। थोड़ी मिस्टेक हो गई, sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू है 1/2 और sin 30 की वैल्यू है 1/2। √3 इंटू √3 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3। 2 का गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4। 1 का गुणा 1 से करोगे 1, 2 का गुणा 2 से करोगे 4। लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 4। दोनों सेम संख्या है नीचे, 3 + 1 बराबर कितना 4/4। तो पूरे का उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि sin A सीधा सा, वो फॉर्मूला आपके अभी काम नहीं आ रहा है, वो 12th में काम आता है कि sin A cos B प्लस cos A sin B बराबर होता है sin A प्लस B। A का मान 60 है, B का मान 30 है, sin 60 + 30 होता है 90 और sin 90 का मान कितना होता है 1। यानी दिस इज राइट आंसर। सेकंड बात करते हैं tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30। कुछ भी घबराने की बात नहीं है कि जब ऐसा सवाल आ जाता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर हम क्या करें। अब हमें पता है tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, उसका आप वर्ग कर दीजिए प्लस आगे 3 है रहने दो। cos 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3/2 होती है और उसका क्या कर दो आप वर्ग कर दो। √3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3 + 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4। अब ये 3 और ये 3 नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 भी ऊपर है और ये 3 भी ऊपर है, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 9/4। अब यहाँ पर अपन क्या लेते हैं लघुत्तम लेने की सबसे सरल ट्रिक बताता हूँ कि जो संख्या हर के अंदर है, जब 2 भिन्न संख्या हो और 2 भिन्न संख्या के अंदर प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो लघुत्तम लेते हैं, ठीक है। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो सिर्फ 2 भिन्न संख्या के बीच में ही होगी। तो जब दोनों भिन्न संख्या के हर के अंदर अलग अलग संख्या होती है, जो भी संख्या होती है उसको इंटू में लिख दीजिए। 1 और 4 का लघुत्तम 1 × 4, 4 का गुणा 3 से कर दिया 12 आ गया, 1 का गुणा 9 से कर दिया 9 आ गया। यानी लघुत्तम लेते हो तो हर के अंदर जो संख्या होती है उसको गुणे के अंदर लिख लो, फिर कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा 3 से, 1 का गुणा 9 से, 12 और 8 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21/4। यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/4, इसके पूरे की वैल्यू आ जाएगी। तो सवाल छठी प्रश्नावली से संबंधित ऐसे ही सवाल आते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद जो चौथा सवाल लेंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेंगे। पहले सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि cos 45/31 प्लस cosec 30 का हल कीजिए, ऐसा ही प्रश्न लिखा हुआ। हमें पता है cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। अब हम जानते हैं कि सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो यहाँ पर क्या है 30, तो आप कोस 30 का मान दिमाग में लाओ। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ क्या है कोसेक 30 किसका उल्टा होता है साइन का। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ऊपर मान है उसको ऐसा कैसे लिख दीजिए 1/√2। नीचे क्या है ये एक भिन्न संख्या, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए। दोनों का लघुत्तम ले लिया तो कितना आ गया √3। क्रॉस गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा 2 से किया 2 आ गया, 2 का गुणा √2 इंटू
√3 से क्या, तो 2 √3। पहली संख्या का गुणा करते हैं चौथी संख्या से और तीसरी संख्या का दूसरी संख्या गुणा करते हैं तीसरी संख्या से, यानी 1 × √3 बटे √2 का गुणा करेंगे 2 + 2 √3 से। यहाँ आ जाएगा आपका √3 अपॉन √2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 √2 प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 × √3। इसको लिख सकते हैं √3 बटे 2 √2 प्लस 2 √6। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो आप लिख दीजिए बाहर। यहाँ लिख सकते हैं √2 प्लस √6, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी √3 बटे 2 √2 2 × √2 प्लस √6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल चौथा, जो मैं बता रहा था आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस टाइप का एक सवाल आता है प्रश्नावली 6 से कि tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30। अब इसमें आपको सिर्फ x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। अब मान कैसे करते हैं उसके लिए देखना दोस्तों कि यहाँ पर tan 3x जो है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए। हमें पता है sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी यही होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। tan 3x है, इसको ऐसा का ऐसा लिख दीजिए बराबर 1/√2 × 1/√2 कितना हो जाता है 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1/2। आधा और आधा जोड़ते कितना आता है 1 आता है, यानी ये हो जाएगा tan 3x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें दोस्तों किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है x का। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना आ रहा है tan 3x है और यहाँ कितना है 1। तो आपको क्या करना है कि ये जो 1 है वो यहाँ पर कौन सा अनुपात है, यहाँ पर tan का अनुपात है। तो ये एक tan की टेबल में किसका मान होता है, हमें पता है tan की टेबल के अंदर एक जो है वो tan 45 का मान होता है। इस tan से ये tan कट गया, ठीक है, इस tan से ये tan कट गया तो बचा कितना 3x बराबर 45, या x बराबर हो जाएगा 45/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या अनुपात है tan, तो tan की टेबल में हमें 1 देखना। अगर यहाँ sin होता तो अपन sin की टेबल में 1 देखते, यहाँ cos होता तो cos की टेबल में 1 देखते। यहाँ tan है इसलिए tan की टेबल में क्या देखा 1, और tan 1 किसका मान होता है tan 45 का, तो इस पूरे 1 की जगह मैंने लिख दिया tan 45। नहीं तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से tan 3x है, यहाँ से 1 है, तो इस tan को यहाँ से हटाया, 3x है यहाँ से हटाया, ये चला जाता है tan 1 और tan 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। ये बहुत हाई लेवल की चीज़ हो जाती है, तो हमारे को इतना नहीं जाना है, हमारे को सिर्फ इतना ही देखना है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री 45 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, यदि sin a + b बराबर 1 तथा cos a - b बराबर √3/2 यहाँ 0 > a + b > 90 डिग्री, तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो आपके सामने एक शर्त लिखी हुई है कि a + b का जो मान है वो 0 और 90 के बीच के है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ आपको निकालनी है कि a का मान जो है a और b का मान 0 और 90 के बीच है। अब आपको ये मान जो मैं कह रहा था सेकंड प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न आता है। अब दोस्तों यहाँ देखना इस सवाल को करते कैसे। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि sin a + b बराबर कितना होता है 1 होता है। वही जो हमने पहले किया था अभी जस्ट tan वाला सवाल देखा था कि इधर sin इधर tan था और इधर 1 था, tan की टेबल में 1 कहाँ आता है वो हमने देखा था। अब इधर 1 है इधर sin है, तो sin की टेबल में 1 कहाँ पर आता है, sin की टेबल में 1 आता है sin 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 1, यानी sin से sin कट गया तो a + b बराबर कितना आ गया 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1।
ठीक इसी प्रकार कोस वाला देखते हैं। कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। अब इधर क्या अनुपात है? कोस। कोस के टेबल में √3/2 कहाँ पर आता है? कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, यानी यहाँ लिख दिया मैंने कोस 30। कोस से कोस कट गया तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। समीकरण नंबर कितना हो गया? समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। एक प्लस से एक माइनस से कट गया, a और a को जोड़ा 2a हो गया, 90 और 3 जोड़ा तो 9 10 11 12 हो गया, यानी a का मान निकाला तो 120 बटे कितना हो गया? 2 का भाग 120 में दिया, कितनी बार गया? 60 बार, यानी a बराबर कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब a का मान 60 डिग्री आ गया। समीकरण 1 और 2 के अंदर किसी के भी अंदर रखते हैं तो मैं रखता हूँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान कितना है? 60। समीकरण 1 है, ये हो जाएगा 60 प्लस b बराबर कितना? 90 डिग्री। b का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 30 डिग्री, और a का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। अब आप इस मान को चेक भी कर सकते हैं। कैसे? कि अगर a और b के मान को मैं यहाँ रखूँ, 60 प्लस 30 कितना? 90, और साइन 30 का 90 का मान कितना? 1। इसका मतलब राइट 60 में से 30 गया, कितना बचा? 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसका मतलब हमारे जो a और b का मान आया वो सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। सीधा सा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 स्क्वायर है, तो हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब 2 का गुणा 1/√3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने क्या मान लिया? 1, यानी ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन लघुत्तम कितना लेंगे? 3। 1 का गुणा किससे करेंगे? 1 से 3। मतलब जब भी लघुत्तम लेने की ट्रिक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या 5/6 इंटू 7/8 लघुत्तम लेना है। हर के अंदर जो संख्या है उसको आप गुणे में लिख दीजिए। 6 इंटू 8, इस 8 का गुणा 5 से कर दीजिए 40, 6 का गुणा 7 से कर दीजिए 42। ये इसका लघुत्तम हो जाएगा, सोल्व कर दीजिए बाद में। तो ठीक ये हो जाएगा। 1 और इंटू यहाँ लिख दिया 1 इंटू 3, 3 का गुणा 1 से किया 3, 1 का गुणा 1 से किया 1। ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2/3। पहली संख्या का गुणा करते चौथी संख्या से, यानी 2 इंटू 3। दूसरी संख्या का गुणा करते तीसरी संख्या से, 2√3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया। √3 यानी 3/√3। नीचे हर के अंदर अगर अंडर वाली संख्या आती है उसको हटाते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं परिमयीकरण। यानी ऊपर भी √3 का गुणा करते हैं, नीचे भी √3 का गुणा करते हैं। √3 का गुणा जब √3 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 3√3/3। 3 से 3 कट गया तो पूरे का मान कितना आ गया? पूरे का मान हमारे पास आ गया 3। यानी 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 3। सॉरी 3 नहीं, 3 से 3 कट गया, √3। मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। इसका आंसर आ जाएगा √3, क्योंकि 3 से 3 तो कट गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा √3। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2012 से 2016 के प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न आए त्रिकोणमिति के टॉपिक से वो सोल्व कराऊंगा। लेकिन अभी नेक्स्ट क्लास होने की वजह से अपन इस क्लास को यहीं रखते हैं। कल फिर से सुबह 8 बजे
पार्ट सेकंड के साथ उपस्थित होंगे, जिसके अंदर सारे प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही कोशिश ये रहेगी कि चैप्टर 7 चालू कर दिया जाए। इसलिए आप अब बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लीजिए, 2-4 दिन की बात हो रही। सवाल को उतार लीजिए।